ओके, तो देखिए हमने पिछली कक्षा में देखा था कि अब्दुल कलाम जी के बारे में। अब्दुल कलाम जी अपने बारे में इस पार्ट में कहते हैं कि मेरा बचपन, इस पार्ट में यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपने जन्म के बारे में, अपने पिताजी और अपने माता के बारे में, और साथ में यहाँ पर वे बता रहे हैं कि उनके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी के बातों का उन्होंने अनुसरण करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने इन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुख, विषाद, असफलता से छुटकारा दिलाती है और सही रास्ते पर चलाती है। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि उनके पिताजी लकड़ी के नौकाओं का काम करना शुरू किया। उस समय अब्दुल कलाम जी सिर्फ और सिर्फ 6 साल के थे। तब उनके पिताजी और वहां पर एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन थे, उनके साथ मिलकर इनके पिताजी लकड़ी के नौकाओं का काम शुरू कर दिया। फिर उनके जो पिताजी के साथ काम करने वाले जो थे जलालुद्दीन की शादी उनके बड़ी बहन जोहरा के साथ हुई। देखिए, एक अंक का प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है कि जलालुद्दीन की शादी किनके साथ हुई? तो अब्दुल कलाम जी की जो बड़ी बहन थी जोहरा के साथ जलालुद्दीन जी की क्या हो गई? शादी हो गई थी। रिश्ते में जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को जीजा लगते थे, लेकिन वे उम्र में काफी बड़े थे। उसके बावजूद भी अब्दुल कलाम जी के वे एक अंतरंग मित्र बन गए थे, और वे अब्दुल कलाम जी से 15 साल बड़े थे, और वे अब्दुल कलाम जी को आजाद कहकर बुलाते थे या पुकारते थे। देखिए, अब्दुल कलाम जी को जलालुद्दीन आजाद कहकर बुलाते थे। मैं इसीलिए यहाँ पर बार बार बता रही हूँ कि एक अंक के जो प्रश्न रहते हैं वहां पर बहुत बार ये पूछा गया है कि जलालुद्दीन की शादी किसके साथ हुई, या अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन का नाम क्या है। फिर यहाँ पर अब जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को रिश्ते में क्या लगते हैं, और जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को क्या कहकर बुलाते थे। देखिए, अब्दुल कलाम जी से जलालुद्दीन 15 वर्ष के बड़े थे। उम्र में काफी फर्क था, फिर भी वे उनके एक अच्छे और अंतरंग मित्र थे, और वे उनको आजाद कहकर बुलाते थे। और रोजाना शाम को अब्दुल कलाम जी और जलालुद्दीन घूमने के लिए जाते थे। वो मस्जिद वाली गली से निकलते थे और समुद्र की रेतिल तट पर आकर पहुंचते थे, और वहीं बैठकर दोनों प्रायशः ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिकता के बारे में, अच्छे विचारों के बारे में, भगवान के बारे में, कोई दैवी शक्ति के बारे में वे चर्चा करते थे। तो यहाँ तक हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था। और देखिए आगे का प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था, और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध करवाया। देखिए, यहाँ पर अब्दुल कलाम जी प्रसंगवश कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रसंग आया है बताने की कि मुझे यहाँ उल्लेख करना पड़ रहा है। कहते हैं, देखिए वे यहाँ पर बताना चाहते हैं कि उनके पूरे इलाके में, उनका जो इलाका था, उनका जो गली था, उनका जो रामेश्वरम गांव था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। देखिए, पूरे उनके इलाके में जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे, और मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। देखिए, प्रसंगवश यहाँ पर कलाम जी यह उल्लेख कर रहे हैं
यह बता रहे हैं कि उनके पूरे इलाके में, उनके पूरे गांव में ही जलालुद्दीन उतना शिक्षा किसी का भी नहीं हुआ था और किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता भी नहीं था। और जलालुद्दीन हमेशा उनको शिक्षित व्यक्तियों को बारे में, वैज्ञानिक खोजों के बारे में, समकालीन साहित्य के बारे में और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में हमेशा उनको बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को एक सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का परिचित या बोध करवाया है। देखिए यहाँ पर अब्दुल कलाम जी उल्लेख कर रहे हैं कि उनके इलाके में जलालुद्दीन के अंग्रेजी में, जलालुद्दीन ही सिर्फ अंग्रेजी में लिखते थे और उनके परिचितों में जलालुद्दीन के उतना शिक्षण किसी का भी नहीं हुआ था। किसी को भी इतना बाहरी दुनिया के बारे में पता नहीं था उतना जलालुद्दीन को पता था। और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जलालुद्दीन ही मुझे हमेशा, देखिए हमेशा जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों के बारे में, मतलब जो शिक्षित व्यक्तियां हैं उनके बारे में और वैज्ञानिक खोजों के बारे में, जो विज्ञान के खोज करते हैं, विज्ञान के बारे में ढूंढते हैं, उसके बारे में, जो समकालीन साहित्य है, जो पुराना हमारा साहित्य है उसके बारे में, चिकित्सा के बारे में, वैज्ञानिक क्षेत्र के बारे में वे हमेशा अब्दुल कलाम जी को बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने, अब्दुल कलाम जी एक सीमित दायरे में थे, एक सीमित दायरे में चल रहे थे, वही थे जो अब्दुल कलाम जी को बाहरी दुनिया के बारे में ಬೋಧ कराया। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಂಗವಶ ನನಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ನಾ ಏನ್ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗ ನಾ ಏನ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಒಳಗ ಇದ್ದು ಆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನ್ ಬರ್ತಿತ್ತಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತ ನನ್ನ ಏನ್ ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಏನ್ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗ ಜಲಾಲುದ್ದೀನದಷ್ಟ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಷ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಒಬ್ರು ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಾರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರ ಯಾರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಂದ್ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಖೋಜ್ ಅಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಏನ್ ನಾವ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರು, ಏನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ. ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ, ಹಿಂಗ ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸ್ರಿ. ಇವ್ರೊಂದ ಸೀಮಿತ ದಾಯರೆ ಒಳಗಿದ್ರು, ಒಂದ ಕಟ್ಟಳೆ ಒಳಗ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ರು. ನಾವ್ ಅಂತೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ಬಾವ್ಯಾಗಿನ್ ಕೊಪ್ಪಿದ್ದೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳದಾರು ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ಕಟ್ಟಳೆ ಒಳಗಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಂದ್ರ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿಗ ಹೇಳ್ರಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. मेरे बाल्यकाल में पुस्तक एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मणिकम का निजी पुस्तकालय था. उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया. मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. देखिए और भी यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे बाल्यकाल में पुस्तक एक दुर्लभ वस्तु की तरह होती थी. मतलब ज्यादा से ज्यादा पुस्तक वहां पर नहीं मिलती थी. दुर्लभ मतलब ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध नहीं थी. इसीलिए अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि ज्यादा पुस्तकें तब नहीं मिलती थी. और मेरा यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांति, हमारे स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांति या कहिए उग्र राष्ट्रवादी थे. मतलब वहां पर एक उग्रवादी राष्ट्रवादी थे, उनका नाम था STR मणिकम. उनकी एक निजी पुस्तकालय थी, मतलब एक निजी उनकी लाइब्रेरी, छोटी सी एक क्या थी, ग्रंथालय था, पुस्तकालय था.
उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। देखिए, हमेशा अब्दुल कलाम जी को पुस्तकें पढ़ने के लिए उन्होंने उत्साहित किया। यहाँ पर इसीलिए वे बता रहे हैं कि अब्दुल कलाम जी अपने जीवन में कौन कौन व्यक्तियां इनको मदद की है या अच्छे बोध किया है, उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। उनके बाल्य कला में पुस्तक ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलती थी और उनके स्थानीय स्तर पर एक मतलब जो वे रामेश्वरम में रहते थे वहां पर एक उग्र राष्ट्रवादी थे। उनका नाम था STR मणिकम। STR मणिकम जी का एक निजी पुस्तकालय था। देखिए, उनका ही एक स्वतः पुस्तकालय था। उन्होंने हमेशा अब्दुल कलाम जी को पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे और अक्सर उनके घर से इन्होंने पढ़ने को किताब ले आया करते थे। उनके घर जाकर अब्दुल कलाम जी पढ़ने के लिए पुस्तकें ले आया करते थे। तो दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल्य जीवन पर गहरा असर पड़ा, देखिए, और इनके जीवन में कुछ व्यक्तियों का गहरा असर पड़ा है, वे हैं अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। देखिए, इन अब्दुल कलाम जी को अपने बाल्य जीवन में एक गहरा असर पड़ा वैसे एक व्यक्ति थे, वे थे इनके चचेरे भाई शमशुद्दीन। चचेरे मतलब जो चाचा के बेटे रहते हैं उनको हम चचेरे कजिन ब्रदर्स कहते हैं। तो चचेरे भाई का नाम था शमशुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। देखिए, पूरे रामेश्वरम में ही अखबारों के एकमात्र वितरक थे। एकमात्र वितरक थे, मतलब वहां पर कौन भी समाचार पत्र नहीं भेजते थे। तो शमशुद्दीन ही एकमात्र वितरक थे। रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम बांध से आती थी वहां पहुंचकर अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी कि पूरे रामेश्वरम में एकमात्र जो वितरक थे वे थे शमशुद्दीन और वहां पर 1000 प्रति क्या करते थे, बिकती थी। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी उनका नाम भी बोलना चाहते हैं। फिर बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे कहते हैं, और एक बात बता रहे हैं कि उनके 3 पक्के दोस्त थे, वे थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। मतलब यहाँ पर उनके दोस्तों के बारे में बताना चाहते हैं। इनके 3 पक्के दोस्त थे। पहले का नाम था रामानंद शास्त्री, दूसरा था अरविंदन और तीसरा था शिव प्रकाश। मतलब जो हमारे पक्के दोस्त रहते हैं या सहेलियां रहते हैं उनका गहरा असर या उनका हमारे जीवन में रहना और हमें याद रहता है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के भी पक्के दोस्तों के नाम बताने के लिए वे चाहते हैं, क्योंकि इतने बड़े राष्ट्रपति होने के बाद भी वे अपना जो बाल्य था, अपना जो जीवन था, उसके बारे में यहाँ पर बहुत खूबसूरत तारीफ करके कह रहे हैं। इनके 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार के थे। देखिए, ये तीनों के तीनों ब्राह्मण परिवार के थे और रामानंद शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के जो सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण, मतलब इनके पिताजी के दोस्त थे, उनका बेटा था। और अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हमें से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। देखिए, ये तीनों ब्राह्मण के थे और साथ में अब्दुल कलाम जी तो पता है आपको मुस्लिम के थे, फिर भी ये अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर कभी भी किसी ने कोई भी शिकायत यहाँ पर नहीं की, कोई भी भेदभाव का महसूस नहीं किया कहते हैं। यहाँ पर यह पाठ खत्म होता है। तो यहाँ पर अब्दुल कलाम जी अपने जीवन के बारे में बताया है ನೋಡ್ರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಸಂಗವಶ ಹೇಳ್ತಾರು। ಇವ್ರ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಷ್ಟ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಯಾರಿಗೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗ್ ಒಂದ್ ಸೀಮಿತ ದಾಯರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಮಿತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗ್ ತಂದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರು. ನನಗ್ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಹೊರಗ್ ಜಗತ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವ್ರ
ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತೊಂದ್ ವಿಷಯನ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ರು, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಕಲಾಂ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ದೊರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಒಳಗ ಒಂದು ದುರ್ಲಭ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರ ಸಿಗಲಾರ್ದಂತ, ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ರ ಸಿಗಲಾರ್ದಂತ ವಸ್ತು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತ. ಆದ್ರ ಅವ್ರ ಊರೊಳಗ STR ಮನಿಕಮ್ ಒಬ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕ್ತರಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತ. ಅವ್ರ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರ. ಕಲಾಂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ನೋಡ್ರಿ, ಚಾಚಾ ಅಂತೇವ್. ಚಚೇರಾ ಮತ್ಲಬ್ ಚಾಚಾ ಕಾ ಬೇಟೆ ಕೋ ಹಮ್ ಚಚೇರೆ कहते हैं, ಕಝಿನ್ ಅಂತಾರ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಚಚೇರೆ ಅಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗ ಶಂಶುದ್ದೀನ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ರಾಮೇಶ್ವರಂದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿದ್ರು. ಸುಮಾರು 1000 ಜುಮ್ಲಾ ಅಂದ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ, ಸುಮಾರು 1000 ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಹಂಚ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ 1000 ಪ್ರತಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಇವ್ರ ಒಬ್ರ ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕರಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಸ್ಟೇಷನ್ ದಿಂದ ಪಾಂಬಾನ್ಕ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ 3 ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತೇನೆ ನನ್ ಜೀವನ ಒಳಗಿನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಮತ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ 3 ಇವ್ರ ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ಪಕ್ಕೆ ದೋಸ್ತತಾಯಿ 3 ಮಿತ್ರರಿದ್ರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಿದ್ರಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಪಕ್ಕಾ ದೋಸ್ತರು ಇದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾರ ಜೀವನ ನೆನಪಿರುವಂತ ಗೆಳೆಯರು ಇರ್ತಾರು. ಅವ್ರ ತಮ್ಮದು ಯಾರಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಯಾರಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ರು. ಒಬ್ಬವ ರಮಾನಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಅರವಿಂದನ್, 3ನೇದವ್ರ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್. ಇವ್ರು 3 ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರ. ಆದ್ರ ಅದ್ರೊಗಿನ ಒಬ್ರ ಯಾರಿದ್ರಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಮಗ ಇದ್ರು. 3 ಮಂದಿನೂ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರಂದ್ರ ಯಾವಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮ ಐತಿ, ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಬೇರೆ ಐತಿ, ಓದೋದ್ ಬರೆಯೋದ್ ಬೇರೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಭೇದ ಭಾವನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಏನಾದ್ರು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ? तो अब्दुल कलाम जी को एक सीमित दायरे से बाहरी दुनिया का परिचय का बोध किसने किया? अब्दुल कलाम जी को एक सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध किसने किया है? हाँ, जलालुद्दीन एक ऐसे व्यक्ति थे जो अब्दुल कलाम जी को सीमित दायरे से बाहर निकालकर बाहरी दुनिया का बोध करवाया है। फिर इनके बाल्यकाल में क्या दुर्लभ थी? पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह थी। ठीक है, तो अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? शमसुद्दीन। हाँ, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमसुद्दीन थे, जो रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरण थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पामबान से आती थी, और रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिका करती थी। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि उनके बचपन से 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। तीनों ही ब्राह्मण परिवार के थे। मैं इसीलिए बार बार यह बता रही हूँ कि ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे हैं। जो अब्दुल कलाम जी के जीजा कौन थे, उनके चचेरे भाई कौन थे, और यहाँ पर अब्दुल कलाम जी के दुर्लभ वस्तु बचपन में क्या थी, फिर अब्दुल कलाम के बचपन के 3 पक्के दोस्त कौन थे। तो यह बार बार बहुत बार आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत बार पूछे गए हैं। अब्दुल कलाम जी जो यह पाठ है मेरा बचपन, यह परीक्षा के लिए इसमें से बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। तो यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ರ ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ.
ಏನಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಏನಿಲ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ. हाँ देखिए, अब्दुल कलाम जी का जन्म मद्रास राज्य के मतलब आज के तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। इनके माताजी का नाम आशियम्मा था। आशियम्मा इनके पिताजी की एक आदर्श जीवन संगिनी थी। इनके माता पिता को इनके समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा करते थे। फिर यहाँ पर अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं कि इनके माता पिता लंबे चौड़े सुंदर थे। उनका कद काठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा मैं था। फिर अब्दुल कलाम जी बचपन में पुश्तैनी घर में रहते थे। वे रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में चुने पत्थर व ईंट से बना पक्का घर इनका था। देखिए, अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में एक पुश्तैनी घर में रहते थे। और अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि इनके पिता एक आडंबरहीन व्यक्ति थे। वे अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीजों से हमेशा दूर रहते थे। फिर इनके घर में सभी आवश्यक मतलब जो आवश्यक चीज है वे समुचित मात्रा में और सुलभता से उपलब्ध थी। मतलब आवश्यक चीज उतने ही इनके घर में सुलभता से मिलते थे। अनावश्यक और ऐशो आराम वाली चीजें कभी भी इन चीजों से इनके घर वाले और इनके पिताजी दूर रहते थे। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका जो बचपन है ये निश्चिंतता और सादगी में बीता है, भौतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टि से। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर कहते हैं कि प्रायशः मतलब ज्यादा से ज्यादा मैं अपने माँ के साथ रसोई घर में बैठकर खाना खाता था। मतलब अब्दुल कलाम जी रोज उनके माँ के साथ ही खाना खाते थे, वे भी रसोई घर में। और इनके माँ इनके सामने केले का पत्ता, चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती थी और साथ में घर में बना अचार और नारियल की चटनी परोसती थी। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रतिष्ठित शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो वहां पर मुस्लिम और हिंदू दोनों लोग मिलजुल कर रहते थे। फिर अब्दुल कलाम जी जब प्रश्न पूछने के मतलब थोड़े से बड़े हुए, प्रश्न पूछने के लायक हुए, तो पहला प्रश्न इन्होंने अपने पिताजी को नमाज के बारे में पूछा है। मतलब नमाज क्या है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, नमाज का मतलब क्या है पूछने पर इनके पिताजी इनको बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। देखिए, जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो हम अपने शरीर को छोड़कर एक ब्रह्मांड मतलब भगवान का घर, उसका एक भाग बनते हैं, हम वहां पर उसका एक भाग बनते हैं। उसमें कोई भी दौलत, जाति, धर्म, पंथ का भेदभाव नहीं होता। फिर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अपने पिताजी के बारे में बताते हुए, मुझे याद है कि मेरे पिताजी पाँव फटने से पहले सुबह उठ जाते थे। पाँव फटना मतलब प्रभात होना, यह बहुत बार प्रश्न पूछा है मुहावरे का अर्थ। तो इनके पिताजी प्रभात होने पर उठते थे, नमाज पढ़ते थे और उनके नारियल के बाग जाते थे और करीब से करीब 1 डजन मतलब 12 नारियल अपने कंधे पर ले आते थे। फिर वे अपना नाश्ता कर लेते थे। और अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी पिताजी के बातों के अनुसरण करने की इन्होंने कोशिश की और इन्होंने इन बुनियादों को समझने का प्रयास किया कि कोई दैवी शक्ति जरूर है जो हम भरोसा विश्वास करते हैं, इससे दुख, विषाद, असफलता दूर होती है। फिर अब्दुल कलाम जी के पिताजी लकड़ी के नौकाओं का काम करना शुरू किया। उनके साथ वहाँ एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन, वे भी उनके पिताजी के साथ लकड़ी के नौकाएं बनाने लगे। कारोबार बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बार तेजी रफ्तार में हवा आ गई और एक
दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार में सभी वहां पर नुकसान हो गया, पाम फूल टूट गया, यात्री से भरा हुआ ट्रेन दुर्घटना हो गया। फिर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि मैं इतने दिन समुद्र की खूबसूरती को देखा था, उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा को नहीं देखा। फिर ये कहते हैं कि उम्र में काफी फर्क होने के बावजूद भी अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र थे और मेरे से 15 वर्ष आयुष बड़े थे, मुझे आजाद कहकर बुलाते थे। वही एक ऐसे थे, इन पूरे इलाके में अंग्रेजी लिखते थे और जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी वहां पर नहीं था। वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक सीमित दायरे से अब्दुल कलाम जी को बाहर निकालकर सभी शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक खोज सभी के बारे में इनको परिचित कराया। फिर अब्दुल कलाम जी यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा एक हमारे यहाँ स्थानीय ठेकेदार जो क्रांति सर फिर अब्दुल कलाम जी बताते हैं कि राष्ट्रवादी ಟೀಚರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಟ್ ಕಟ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. हाँ आयता। फिर अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। फिर अब्दुल कलाम जी के 3 पक्के दोस्त थे, रमानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। तो इतना अब्दुल कलाम जी का यह क्या है, बाल्य का जीवन का परिचय है। ತಿಳಿತ್ರಿ? हाँ ರೀ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ. ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ರಿ? ಇದ್ರ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ಫೇರ್ ಬರೀಕಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. 10th ಅದೇ ರೀ. ಒಂದ ಎರಡನೇದ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರ 4,000 ಮಿನಿಮಮ್ ಫೀಸ್ ತುಂಬೇಕ್ರಿ. ಕೇಳ್ಸತೈತ್ರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? 4